गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट अल्कोहल एंड फिनोल्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट ईथर्स। तो आप सभी लिखिए हेडिंग ईथर्स। ईथर्स फंक्शनल ग्रुप OR देखिए अल्कोहल क्या होता है ROH। H को अगर हम रिप्लेस करें R ग्रुप से तो ये आपके कंपाउंड्स हैं ईथर्स, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है OR ईथर्स। अगर हम इनको क्लासिफाई करेंगे तो ईथर्स आर ऑफ टू टाइप, क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, एलिफेटिक ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स। देखिए if both R groups R dash, अगर हम इसको R dash रखते हैं, both R and R dash group are alkyl groups, तो ये आपके होंगे एलिफेटिक ईथर्स CH3O CH3 CH3O C2H5। तो ये both R groups are alkyl groups, तो ईथर्स होंगे सिर्फ आपके एलिफेटिक ईथर्स। दोनों एल्काइल ग्रुप अगर आपके सेम टाइप के हैं तो ये आपके सिमेट्रिकल ईथर्स, और अगर आपका एक एल्काइल ग्रुप अलग है, डिफरेंट है, तो ये आपके होंगे अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो ये आपका सिमेट्रिकल ईथर और ये अनसिमेट्रिकल ईथर। सेम इसी तरह से एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स इफ वन ऑफ द R group इज एराइल ग्रुप, अगर आपका दोनों में से एक ग्रुप एराइल ग्रुप है तो वो आपके होंगे एरोमेटिक ईथर्स। फॉर एग्जांपल वन फिनाइल रिंग अदर एल्काइल ग्रुप, तो ये आपका एरोमेटिक ईथर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं एल्काइल एराइल ईथर, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप भी है और एराइल ग्रुप भी है। अगर इसके अंदर आपके दोनों ही ग्रुप सेम है तो ये आपके सिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर्स और ये अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर्स। एक आपका रिंग पार्ट और अनदर आपका एल्काइल पार्ट। तो इस तरह से ईथर्स होते हैं, टू टाइप से क्लासिफाई होते हैं। एलिफेटिक ईथर्स इफ बोथ R ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप्स, एरोमेटिक ईथर्स if one of the R group is aryl group, ring containing aryl group, तो ये आपके होंगे एरोमेटिक ईथर्स। अब हम बात करते हैं इसकी नेमिंग की, नोमेनक्लेचर। आप हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जब हम नेमिंग करेंगे ईथर्स की तो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग हम ईथर्स को नेम देंगे एल्कोक्सी एल्केन्स, और कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग हम ईथर्स को नेम करेंगे एज एल्काइल ईथर्स और एराइल ईथर्स। इस तरह से जैसे हम स्टार्ट करते हैं CH3O CH3, देखो कॉमन नेम, और यहाँ पे लिखेंगे अगर हम IUPAC नेम। कॉमन नेम में आपको क्या करना है, दोनों जो साइड में चेन है उनके नेम्स देखने। ये भी आपका मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो आप नाम देंगे एल्काइल ईथर, मींस डाई मिथाइल ईथर। दोनों सेम टाइप के, दोनों मिथाइल है, तो टू मिथाइल ग्रुप में डाई मिथाइल और ग्रुप क्या है ईथर। IUPAC नेमिंग में अब आप देखिए बीच में ऑक्सीजन है, तो आइदर लॉन्गेस्ट चेन यहां से नंबरिंग होगी या इधर साइड से, तो किसी एक साइड पे आप नंबरिंग करोगे 1 और बाकी रिमेनिंग पार्ट बन जाएगा एज अ साइड ग्रुप। तो IUPAC नेमिंग में ईथर ट्रीट होता है एज अ साइड ग्रुप, प्रीफिक्स यूज होता है। अब एक कार्बन है विद ऑक्सीजन, तो इस प्रीफिक्स का नाम होगा बेटा मिथॉक्सी, इस साइड ग्रुप का नाम है मिथॉक्सी। तो IUPAC के अकॉर्डिंग नाम होगा मिथॉक्सी, देन वर्ड रूट मिथ, मिथॉक्सी मीथेन।
जैसे CH3O CH2 CH3, ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। कॉमन नेमिंग, वन ग्रुप इथाइल, अदर ग्रुप मिथाइल। ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो इथाइल मिथाइल ईथर। अब आती है बात IUPAC नेमिंग। IUPAC में आपको इसको ट्रीट करना है एज अ साइड ग्रुप, तो नंबरिंग होगी 1 2, लोवेस्ट चेन 2, और ये आपका साइड ग्रुप, तो आपका नाम होगा मिथोक्सी इथेन। मिथोक्सी इथेन। CH3 CH2O CH CH3 3। अब आपको इसका कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम में आपको इन ग्रुप्स के कॉमन नेम पढ़ने हैं। देखो ये ग्रुप है इथाइल, 2 कार्बन है, और ये आपका ग्रुप है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आप इसका नाम लिखेंगे इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये इसका नाम होगा कॉमन नेम। और IUPAC में आप देखिए इसकी नंबरिंग करेंगे लोवेस्ट चेन रूल। अब आप देखिए इसमें आपके 2 कार्बन है और इसमें 3, तो आप लोवेस्ट चेन के अकॉर्डिंग 1 2 3 ये नंबरिंग होगी, और ये आपका बन जाएगा साइड ग्रुप, जो कि कार्बन में है कार्बन नंबर 2, तो 2 इथोक्सी, इथोक्सी ग्रुप है, इथऑक्सी 2 इथोक्सी प्रोपेन, तो IUPAC नेम ये होगा। तो आपको सिमेट्रिकल ईथर हो या अनसिमेट्रिकल ईथर हो, एलिफेटिक ईथर्स के नाम आपको इस तरह से लिखने हैं। कॉमन नेम में दोनों ग्रुप्स आपको ब्रांचिंग वाले पहले लिखो, देन ईथर। और IUPAC नेमिंग में आपको किसी एक साइड से नंबरिंग करनी है, लोवेस्ट चेन साइड से, और उसके बाद उसको ट्रीट करना है एज अ साइड ग्रुप। तो ये आपके हो गए एलिफेटिक ईथर्स की नेमिंग। अगर हम बात करें एरोमेटिक ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स में नेमिंग देखिए, आपके पास एरोमेटिक ईथर है। अगर आपको कॉमन नेमिंग लिखनी है, तो कॉमन नेमिंग में रिंग, रिंग को एज अ साइड ग्रुप फिनाइल बोलते हैं, बेंजीन रिंग, और ये आपका मिथाइल, M पहले आता है, तो आपका नाम होगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग आप ट्रीट करोगे इसको बेंजीन, और ये आपका बन जाएगा साइड ग्रुप, तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा मिथोक्सी बेंजीन, ये IUPAC नेम, और ये आपका रहेगा कॉमन नेम। और इसका एक और नाम आप याद रखना, इसको एनीसोल भी बोलते हैं, एनीसोल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बुक में क्वेश्चंस भी है जिसमें आपको इसको एनीसोल मिला हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनीसोल ट्रीटेड विद ब्रोमीन, एनीसोल ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको एनीसोल ध्यान रखना है। रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर मिथोक्सी ग्रुप को बोलते हैं एनीसोल। OC2H5, तो ये आपका कंपाउंड होगा इथाइल फिनाइल ईथर, और इसका कॉमन नेम है फेनिटोल। IUPAC नेमिंग इथोक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन। दोनों ही अगर आपके रिंग पार्ट है, तो कॉमन नेम डाइफिनाइल ईथर, और IUPAC नेम में वन रिंग ट्रीटेड एज अ साइड ग्रुप, अनदर एज अ बेंजीन रिंग, फिनोक्सी बेंजीन। तो इस तरह से आपको नेम्स करने हैं एरोमेटिक ईथर्स के। ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है और ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप देखिए, आपके पास अल्कोहल है प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम कंसंट्रेटेड
आपके पास प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। एल्कीन फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं 413 केल्विन में यूजिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा ईथर। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं, ये आपने पढ़ी हुई है कंडीशन। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बाय रिमूवल ऑफ वाटर क्या फॉर्म होता है? एल्कीन। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज करेंगे 413 केल्विन तो आपका ईथर बनेगा एज अ प्रोडक्ट। टू मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर बाय रिमूवल ऑफ वाटर। अब आपको इस रिएक्शन पे फोकस करना है। इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है SN2 के थ्रू। SN2 मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगा, तब आपका ईथर बनेगा। 1 मॉलिक्यूल ईथर का बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के यूज होंगे। तो आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए कि कैसे डिहाइड्रेशन होती है टू फॉर्म अल्कोहल ईथर्स। सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल रिएक्ट विद H प्लस आयन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर H प्लस को देगा बीइंग ए लुईस बेस, और आपका कंपाउंड बनेगा ये। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कौन सा आयन बनेगा? ऑक्सोनियम आयन। प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कहते हैं इसको, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये आपका बन गया फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 आपको ध्यान से समझना है। स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 में सेकंड मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का वो इस पे बैक साइड अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल में। CH3 CH2 OH, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे बैक साइड अटैक करेगा टू ऑक्सीजन। ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। ये अटैक होगा टू SN2 मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से। तो आप देखिए क्या बनेगा? CH3 CH2 O CH2 CH3 H, यहां पर H भी है इसके पास, एक लोन पे रह जाएगा और पॉजिटिव चार्ज प्लस वाटर। अब लास्ट स्टेप होगा रिमूवल ऑफ H प्लस। ये ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, और आपका जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बनेगा? ईथर। ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। तो इसमें क्या हुआ है? एक अल्कोहल, फर्स्ट अल्कोहल का क्या हुआ? प्रोटोनेशन। जो सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का वो बैक साइड से अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला अल्कोहल होगा, ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में, उसमें से H प्लस रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ईथर्स। तो इसमें जो दोनों अल्कोहल्स हैं, ये यहाँ पे दोनों जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। और ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन भी है बेटा कि इससे हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स नहीं बना सकते। अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स विल बी फॉर्म्ड। सिमेट्रिकल ईथर्स ही बनाएंगे। और दिस मेथड इज ओनली गुड फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स इस रिएक्शन में गुड यील्ड देते हैं ईथर्स की। एल्कीन भी बनता है इसमें बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनता है। ईथर फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल
और फिर आप हीट करा रहे हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 413 केल्विन टेम्परेचर। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आपका एल्कीन ही बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट और ईथर एज अ माइनर प्रोडक्ट। जो भी ईथर बनेगा यहाँ पे दोनों साइड आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगेंगे, वो आपका होगा माइनर फॉर्म में। और अगर टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर, तो ओनली आपका प्रोडक्ट जो होगा वो आपका एल्कीन होगा, ईथर इसमें नहीं बनेगा, ईथर बनेगा ही नहीं। क्योंकि आपने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखा है बैक साइड अटैक होता है, प्राइमरी अल्कोहल इसमें SN2 मैकेनिज्म में पास जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। एज मैकेनिज्म occurs by SN2 तो होल्ड गुड फॉर प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल एक्सेस में ले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ईथर बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। टर्शियरी के साथ 413 पर भी आपको ईथर नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान देखना है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं देखना है, यहाँ पे आपको देखना है टाइप ऑफ अल्कोहल। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल 413 केल्विन पे भी एल्कीन बनाते हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट, ओनली प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म ईथर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और लिमिटेशन है ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स विल बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। अब आप सेकंड मेथड देखिए प्रिपरेशन का, विलियमसन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी बच्चों को जरूर करनी है, ये बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। इससे हम दोनों बना सकते हैं, बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, इसे हम दोनों बना सकते हैं। अब आप देखिए ये मेथड क्या है, जनरल रिएक्शन इसकी ये अल्कोहल को अगर मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराऊं तो बीइंग एन एसिडिक नेचर अल्कोहल रिमूव करेगा हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड, ये कंपाउंड बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड। अब विलियमसन सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल आपका एक ये है सोडियम एल्कोक्साइड, तो विलियमसन सिंथेसिस है सोडियम एल्कोक्साइड react with alkyl halide RX through SN2 मैकेनिज्म। इसमें भी आपका कौन सा मैकेनिज्म है, SN2। देखो ये आपकी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद RX, एल्कोक्साइड आयन अटैक बैक साइड से अटैक करेगा RX पे, X बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ROR प्लस NaX, ये आपकी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस R डैश, अगर ये है तो यहाँ पे रखते हैं R डैश। सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड बाय SN2 मैकेनिज्म एंड फॉर्म ईथर। बोथ R और R डैश सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, बोथ R और R डैश आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार ये सेम होंगे, तभी मैंने लिखा आपको एक R और एक R डैश, maybe both are same, both are different, one aliphatic, one aromatic। तो ये आपकी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है इसकी कंडीशन। देखो इससे दोनों बना सकते हैं, ये इसकी एडवांटेज है, आप इसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर्स बना सकते हैं। बट आप ये देखिए ध्यान से, अटैक कर रहा है एल्कोक्साइड आयन किस पे, आपकी अल्काइल हैलाइड पे, तो ये वाली साइड जो है लेस बल्की होनी चाहिए, जिस पर अटैक हो रहा है वो साइड का ग्रुप जो है वो लेस बल्की होना चाहिए। तो R डैश जब भी आपको विलियमसन सिंथेसिस से आपको ईथर बना
जैसे अब आप एक क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ईथर बनाना है, ये आपको ईथर बनाना है बाय विलियमसन सिंथेसिस, तो चॉइस ऑफ रिएजेंट बताना है आपको, चॉइस ऑफ अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। तो आप देखिए, अगर आपको ये ग्रुप बनाना है ईथर, तो एक ग्रुप आपका CH3 और एक ग्रुप आपका आइसोप्रोपाइल। स्मॉल ग्रुप को आपको हैलोजन के साथ रखना है। आप इसको विलियमसन सिंथेसिस से बनाएंगे तो रिएजेंट्स आपके ये होंगे। ये तो आप ये वाला ग्रुप तो लोगे आप एल्काइल हैलाइड में, और ये वाला जो ग्रुप है वो करोगे आप एल्कोक्साइड आयन की फॉर्म में, और अटैक किसका होगा CH3ON में। अब आप देखिए SN2 मैकेनिज्म से ये आयन आपका अटैक करेगा इस कार्बन पे और ब्रोमाइड आयन बाहर। तो SN2 से रिएक्शन अच्छे से जब भी होगी जब आप इस ग्रुप को, जो R डैश ग्रुप है, इसको क्या रखोगे आप, स्मॉल ग्रुप रखना है। अगर एक साइड आपकी प्राइमरी है और एक साइड सेकेंडरी ब्रांचिंग है, तो सेकेंडरी को आपको एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ रखना और प्राइमरी आपको एल्काइल ग्रुप के साथ, हैलोजन के साथ। अगर आपका एक साइड सेकेंडरी ग्रुप है और एक साइड टर्शियरी, तो टर्शियरी ग्रुप आप सोडियम एल्कोक्साइड में रखोगे और सेकेंडरी ग्रुप को आप हैलोजन के साथ रखोगे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है इसमें कंडीशन, चॉइस ऑफ एल्कोक्साइड ग्रुप और एल्काइल हैलाइड, ये बहुत केयरफुली इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे रखेंगे चॉइस जब भी आपको ईथर बनाना है। जैसे अब आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको ईथर बनाना है एनीसोल बाय विलियमसन सिंथेसिस, तो आपको सुटेबल रिएजेंट्स बताने हैं कि आप इस ईथर को बनाने के लिए कौन से सुटेबल रिएजेंट्स लेंगे। तो आप दोनों साइड देखेंगे, ऑक्सीजन की साइड एक मिथाइल ग्रुप है, एक रिंग पार्ट, तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। रिंग को तो आप रखोगे सोडियम सोल्ट की फॉर्म में और मिथाइल ग्रुप को आप रखोगे हैलोजन के साथ। ये इस पे अटैक करेगा बैक साइड और X बाहर थ्रू SN2 और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ आए सभी? अगर आप ये रिएजेंट लेते हो, मिथाइल को सोडियम सोल्ट के फॉर्म में रखते हो और हैलोजन के साथ रिंग, तो ये इस पे अटैक आपका पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस से हम कैसे करेंगे चॉइस ऑफ रिएजेंट्स फॉर फॉर्मिंग सुटेबल ईथर्स, बोथ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स formed by Williamson synthesis, very very important। आपको ईथर बनाना है ये, आपको ईथर बनाना है ये वाला, आपको विलियमसन सिंथेसिस से बताना है कि क्या रिएजेंट्स रहेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, स्मॉल ग्रुप को आपको हैलोजन के साथ रखना है, तो ये आपका स्मॉल ग्रुप है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपका रहेगा सोडियम सोल्ट की फॉर्म में, और ये ग्रुप जो होगा ये आप रखोगे हैलोजन के साथ, तभी आपका ये सुटेबल ईथर बनेगा जो आपको बना रखा है। ये सपोज A, तो ये आपका बन जाएगा। अगर आप ऑपोजिट करते हो उस केस में देखिए क्या चेंज होगा, स्मॉल ग्रुप को सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, और लार्ज ग्रुप टर्शियरी ग्रुप अटैच विद हैलोजन। तो आप देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। अगर आप स्मॉल ग्रुप को नेगेटिव आयन एल्कोक्साइड आयन के साथ रखते हो, तब यहाँ पे अब ये काम करेगा एज अ बेस, यहाँ पे ये काम कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, अब ये काम करेगा एज अ बेस और रिएक्शन होगी आपकी एलिमिनेशन। एज अ बेस ये क्या करेगा, इसमें से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एंड फॉर्म एल्कीन। जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी है, अगर हम एल्काइल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है और एल्कीन बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। वहां पे
काम करता है एल्कोहलिक के OH, OH नेगेटिव आयन। तो अगर आप स्मॉल ग्रुप को इस फॉर्म में रखते हो सोडियम एल्कोक्साइड, तो बेस की तरह काम करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। और आपको करानी है अगर सब्स्टिट्यूशन और ईथर बनाना है, तो आपको स्मॉल ग्रुप को हाइड्रोजन के साथ अटैच करना है और जो ब्रांच ग्रुप है उसको आपका सोडियम सोल्ट बनाना है। ये यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और आपकी रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन, और ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ बेस और एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन और रिएक्शन होगी एलिमिनेशन। तो ये थोड़ा सा आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब आप ईथर्स के लिए रिएजेंट्स की चॉइस कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको उनको लिखना है। समझ आया स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ईथर बनाना है, तो विलियमसन सिंथेसिस से रिएजेंट्स बताओ। तो दो रिएजेंट्स होते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड्स। ये आपकी हुई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी नेचर। ईथर्स में जो लोअर मेंबर्स रहेंगे स्टार्टिंग में, मिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, डाइमिथाइल डाइमिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर्स, ये तो होंगे गैसेस। और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाएंगे साइड चेन में, हायर मेंबर्स, ये आपके होंगे लिक्विड्स, कलरलेस लिक्विड विद अ पर्टिकुलर स्मेल, इनके डिस्टिंक्ट स्मेल होगी ईथर्स की। नेक्स्ट है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल नेचर। देखो ईथर, ईथर्स में बॉन्ड है ROR, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, स्लाइटली नेगेटिव, ये पार्ट रहेगा स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। तो ईथर्स का नेचर कैसा होता है? पोलर। पोलर नेचर है सम डाइपोल मूवमेंट, जो नेट डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो पोलर होती है। अगर ये पोलर है और हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर कंपेयर करें RH, ROH और ROR, तो ये आपके एल्कोहल्स हैं, ये आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स, और ये ईथर। ईथर्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और एल्कोहल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन ईथर, ईथर्स का स्लाइटली हायर होगा देन एल्केन्स। एल्केन्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस और ईथर्स में बीइंग अ पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो एल्कोहल्स का ज्यादा होगा देन ईथर, और ईथर से ज्यादा, ईथर्स का ज्यादा होगा एल्केन्स। एल्कोहल में सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी का, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ये पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, ये सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें आता है आपका फोर्थ पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अगर ये पोलर है तो मिसिबल विद वाटर, बट लोअर मेंबर्स जिसमें आपका R पार्ट जो है ये स्मॉल हो, छोटा हो, तो दे इजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड दे आर मिसिबल विद वाटर, बट हायर मेंबर्स कंटेनिंग लार्ज साइज R ग्रुप आर नॉट कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर। जैसे कि हमने एल्कोहल्स में भी पढ़ा था, लोअर एल्कोहल, लोअर मेंबर एल्कोहल जो है वो मिसिबल है वाटर के साथ, सोल्यूबल है वाटर में, बट जैसे जैसे हम R पार्ट का साइज बढ़ाएंगे, नॉन पोलर पार्ट बढ़ाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो हो गया आपका सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट अब हम कंपेयर करें अगर बॉन्ड एंगल एल्कोहल और ईथर्स का, तो बॉन्ड एंगल में देखिए क्या एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर आता है, वो देखिए
बॉन्ड एंगल, एक आपके पास है ROH, एक आपके पास है ROR। आपको ध्यान रखना है हर किसी में सेंट्रल ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर शेप होगी बैंड शेप, टू लोन पेयर की प्रेजेंस से शेप होगी बैंड शेप। और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आपको पता है वाटर में लोन पेयर रिपल्शन है, जिसकी वजह से जो एंगल है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से 104.5 डिग्री। अब इसमें क्या पॉइंट आता है, आप ये देखिए अल्कोहल में एक H की जगह आपका R। अब लोन पेयर रिपल्शन से ये एंगल छोटा हो रहा है, बट ये एल्काइल ग्रुप जो है, ये लार्ज ग्रुप जो है, ये भी रिपेल करता है लोन पेयर को, जिससे इसकी रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा एंगल जो होता है 104 से ज्यादा होता है, और ये इसमें अप्रोक्सीमेट होता है 108। नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल एंगल है उसी के आसपास आ जाता है। यहाँ पर ये वाला H भी रिप्लेस हो गया R ग्रुप से, तो आप ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं, बट ये जो टू नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, और इनकी रिपल्शन जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है देन लोन पेयर रिपल्शन, और ओवरऑल जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल को भी क्रॉस कर जाता है, टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा होता है 110 डिग्री ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप्स, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू बल्कि एल्काइल ग्रुप्स। एंगल जो होगा ईथर्स में वो अल्कोहल से ज्यादा होता है, बॉन्ड की 110 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू बल्कि नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स, एंगल विल बी लार्जर देन अल्कोहल, और अल्कोहल्स में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, स्टिल एंगल इज ग्रेटर देन वाटर, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के आसपास होता है, बैंड शेप भी है, रिपल्शन भी है, बट यहाँ पे इनके बीच में भी रिपल्शन है, इस R ग्रुप की वजह से H रिपेल हो रहा है, तो दोनों बॉन्ड्स भी रिपेल कर रहे हैं, और इसमें ज्यादा रिपल्शन है इन ग्रुप्स की, तो ये एंगल जो है ये बड़ा होगा 110 डिग्री। तो ये आपका हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखिए रिएक्शन ऑफ ईथर ऑक्सीजन। देखिए ROR, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास टू लोन पेयर है, तो ये इजिली डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लुईस बेस। तो बीइंग अ लुईस बेस, अगर H+ आए इसके पास हम लाए तो ये उसको अपने लोन पेयर डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आपका ये आयन बनेगा, और इस आयन को हम बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। और ये जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम इसी तरह से अगर ग्रुप 13 के कंपाउंड है BF3, तो ये होते हैं लुईस एसिड, और ये आपका लुईस बेस। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेंगे विद ग्रुप 13 कंपाउंड। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ईथर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी बन सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। सेंट्रल मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन सेंट्रल मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू दोनों ही ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल जो होगा ईथर का एक लोन पेयर डोनेट करेगा, टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो करेंगे। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स देखिए क्या बनेगा, इस केस में R
ओ आर। ठीक है, देखो इसमें आप ऐसे लिख लीजिए इसको, ये आपका हो गया RMgX। ठीक है, एक ईथर ग्रुप यहां से देगा और दूसरा यहां से ऑक्सीजन वाली साइड से, ऐसे दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देंगे। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 RMgX, ये आपका पार्ट R, मैग्नीशियम X। मैग्नीशियम को 1 ईथर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ईथर मॉलिक्यूल भी डोनेट कर रहा है मैग्नीशियम को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी रीजन से, इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन ईथर। ये ध्यान रखना, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शन करते हैं तो एरो पे लिखते हैं ड्राई ईथर। ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर। वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। ये आप कर चुके हो, वाटर के कॉन्टैक्ट से बचा के रखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो ये रीजन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर में प्रिपेयर करती है, और सारी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ईथर के साथ पड़ती है। ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करेगा एज ए लुईस एसिड। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी जिसमें ईथर एक्ट करता है एज ए लुईस बेस। सेकंड टाइप की रिएक्शन देखिए आप, हेडिंग डालिए ROR बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्लीव करना है तो हम क्लीव करेंगे विद एसिड HiHBr HCl। और सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। देखो आपको ये बॉन्ड क्लीव करना है और प्रोडक्ट क्या बनेंगे। देखो अगर आप ये बॉन्ड क्लीव कराते हैं तो एक ऑक्सीजन के पास H मिलेगा और जहां R होगा वहां X, तो आपको प्रोडक्ट बनेंगे OL प्लस RH। अगर ये ग्रुप आपका R' है तो R' यहाँ आ जाएगा और ये R। तो क्लीवेज का आपका ये मेथड रहेगा 373 केल्विन टेम्परेचर, CH3O CH3 प्लस HI। तो आप किसी भी एक साइड से क्लीव करेंगे। जब आपके सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों साइड ग्रुप सेम है, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी साइड से क्लीव करो, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है और आपको क्लीव करना है ईथर को विद HI, तो इसमें क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको स्मॉल ग्रुप के साथ हैलोजन लगाना है और जो बड़ा ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन रखनी है। प्रोडक्ट बनेंगे CH3I CH3CH2OH। ये ध्यान रखना है। हैलाइड आयन अटैच विद स्मॉल ग्रुप, स्मॉल एल्काइल ग्रुप। ये ध्यान रखना, जो हैलाइड आयन है वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। अब आपको इसका रीजन आपको पता लग जाएगा जब मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ है कि हम आयोडाइड आयन को स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ ही अटैच करते हैं, क्लीवेज हम उसी साइड से करते हैं। तो वो अब आप देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। जब हम ईथर की क्लीवेज कराते हैं HX के साथ, तो सबसे पहला स्टेप है जो भी एसिड होगा, हाइड्रोजन एसिड, ईथर उसमें से H+ आयन ऐड कर लेना। ये सबसे पहला स्टेप RORH, ये आपका बन गया। अब जो आयोडाइड आयन इस पे अटैक करेगा बैक साइड से थ्रू SN2 मैकेनिज्म। अब आपके पास ये R' एक्सपोज। अब जो आयोडाइड आयन है वो बैक साइड अटैक करता है इस ऑक्सोनियम सोल्ट पे SN2 मैकेनिज्म से। अब वो उस साइड से अटैक करेगा जो साइड स्मॉल है। अगर R'
वो दो एक्सेप्शन ग्रुप्स देखिए, 2 एक्सेप्शंस के जो केस हैं आपके बुक में वो आपको ध्यान रखने। अगर आपके पास ये वाला ईथर है और फिर क्लीव करना है HI के साथ, जिसमें आपका बेंजाइल ग्रुप आ जाए एक साइड, तब आपका हेलोजन जो है बड़े ग्रुप के साथ लगेगा और अल्कोहल बनेगा। क्लीवेज आपकी यहां से हुई इस केस में, और एक आपके पास ये वाला केस, ये दोनों ध्यान रखना। अगर वन साइड ईथर के टर्शरी ग्रुप है और HI से क्लीवेज है, तो क्लीवेज टर्शरी ग्रुप की साइड से होगी। ये सेम दोनों ही ग्रुप आपने SN1 मैकेनिज्म में पढ़े कि इनकी स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटाइंस की ज्यादा है। यहां पे भी यही रीजन है। जब पहले स्टेप के बाद इसमें आयोडाइड आयन बैक साइड से अटैक नहीं करता, इसमें पहले बॉन्ड क्लीव होकर कार्बोकेटाइन बनता है, तो इन दोनों में मैकेनिज्म SN1 हुआ है बेटा, SN1। तो जैसे ही आप इसमें पहला स्टेप करोगे, पहला स्टेप प्रोटोनेशन, ये स्टेप हो गया। उसके बाद आयोडाइड आयन अटैक नहीं करेगा बैक साइड से, पहले ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड क्लीव होगा आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन, उस पर आयोडाइड आयन अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर बॉन्ड क्लीव होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो दोनों केस आपको ध्यान रखने हैं। बेंजाइल ग्रुप अगर वो टर्शरी ग्रुप, तो वहां पे आयोडीन आपको लगाना है, वहां हेलोजन अटैच करना है, सिर्फ इन दैट केस SN1 मैकेनिज्म होगा। बाकी सभी में आपको यही ध्यान रखना है कि स्मॉल ग्रुप के साथ हेलोजन और बिग ग्रुप के साथ अल्कोहल, वहां से क्लीवेज होगी स्मॉल साइड से। ये दोनों एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, बेंजाइल और टर्शरी ग्रुप। तो ये आपकी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। अब हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक ईथर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ें, तो वो देखिए आप। देखिए अब अगर करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनीसोल, अगर हम यहाँ पे एनीसोल लें या जर्नल, या आपका एनीसोल, या फिर हम जर्नल लिखें R, तो इसमें भी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को रेजोनेंस से प्लस R। तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग जो है एक्टिवेट होगी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो आपकी 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफाइल, वो बहुत आसानी से होगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ग्रुप। तो अगर ब्रोमिनेशन कराएं तब भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। नाइट्रेशन कराएं तो ऑर्थो नाइट्रो एनीसोल, पैरा नाइट्रो एनीसोल। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएं, ऑर्थो मिथाइल एनीसोल, पैरा मिथाइल एनीसोल। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकती है, तो ये वाला ग्रुप क्या होगा बेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट ईथर्स। ईथर में आपको इतना ही करना है। मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो ये रिएक्शन बेटा, सभी स्टूडेंट्स को ये रिएक्शन जरूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस और क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ ROR बॉन्ड विद HIHBr। ध्यान रखना है किस साइड से क्लीव करना है, ठीक है। जो दो एक्सेप्शंस हैं बेंजाइल और टर्शरी ग्रुप, उसका ध्यान रखना। तो ये आपकी जो यूनिट 11 है अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स, ये कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है NCERT टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं, और जितनी भी कन्वर्जन्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपको खुद से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक की, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।